हेलो एंड वेलकम टू स्टडी वाइब साइंस फॉर क्लास 8। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें इन दो वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए कि कंबशन क्या होता है और फ्लेम क्या होता है, क्योंकि ये पूरी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और ये हम कुछ एक्टिविटीज़ की तरफ से समझेंगे जो कि बुक में गिवन है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि बुक में गिवन है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेज एट होम। हम अपने घर में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के फ्यूल्स का यूज़ करते हैं। इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्री में भी यूज़ करते हैं, और ऑटोमोबाइल्स रन करने में यानी कि जो कार वगैरह हम चलाते हैं, स्कूटर वगैरह हम चलाते हैं, इसमें भी फ्यूल यूज़ होता है, पेट्रोल यूज़ होता है। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन आर होम्स? क्या आप कुछ ऐसे फ्यूल्स का नाम बता सकते हो जो हमारे घरों में यूज़ होता है? यस, हमारे घरों में, अगर गांव में घर है तो काउडंग केक तो बहुत कॉमन है, वुड, साथ ही साथ कोल, चारकोल, कैरोसिन और एलपीजी शहरों में बहुत कॉमन है। ये कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कुछ ऐसे फ्यूल्स के नाम बताओ जिनका यूज़ ट्रेड और इंडस्ट्री में किया जाता है, व्यापार और इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्रीज में किया जाता है। तो एलपीजी, कोल, पेट्रोल, डीजल और ये सारे जो फ्यूल्स हैं ये ट्रेड और इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। व्हाट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल यानी कि जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनमें कौन सा फ्यूल डलता है? डीजल डलता है, पेट्रोल डलता है, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी। ये सब चीज़ें जो हैं ऑटोमोबाइल्स को चलाने में यूज़ की जाती हैं। जो लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स, और आगे हमें लिस्ट भी दे दी, क्या क्या आ गया? काउडंग आ गया, वुड आ गया, कोल आ गया, चारकोल आ गया, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसमें आ गया। मुझे पता है आप इन सब वर्ड से एकदम फैमिलियर होंगे, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम के क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे और उसका कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन भी किया था। सिमिलरली हम इस चैप्टर के साथ भी करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप एकदम हमसे पूछ सकें और बाकी के वीडियोज़ के अपडेट भी आपको मिलते रहें। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। आपको पता है कैंडल का बर्न होना, मोमबत्ती का जलना क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? अगर मैंने कोयले को जलाया और मैंने कैंडल को जलाया, दोनों के जलने में क्या फ़र्क है? अगर मैं कैंडल को जलाऊंगी तो मुझे ऊपर कैंडल की जोत दिखेगी, जो कैंडल की लौ होती है वो फ्लेम है, वो मुझे दिखेगी। लेकिन मैं अगर इसको बर्न करती हूँ कोल को, तो मुझे कोई फ्लेम नहीं दिखेगी। मे बी यू वर एबल टू गेस राइट, कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेरियस कोल डज नॉट। कि कैंडल जो है वो तो एक फ्लेम से बर्न करती है, जबकि कोल कोई फ्लेम नहीं निकालता। सिमिलरली यू में फाइंड मेनी अदर मटीरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। सिमिलरली आपको बहुत से मटीरियल्स के बारे में भी पता होगा जो बिना किसी फ्लेम के ही बर्न होते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोसेस। तो हमें यहाँ पे स्टडी करना है केमिकल प्रोसेस को, बर्निंग की, कि बर्निंग कैसे केमिकल प्रोसेस है, बर्निंग किसी भी चीज़ को जलाना एक केमिकल प्रोसेस कैसे है, ये इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और किस किस तरह की फ्लेम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो चैप्टर के नाम से ही पहला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ कंबशन? कंबशन होता क्या है? तो रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। क्लास 7 में हमने एक मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी की थी ना, उसमें हमने क्या किया था? मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। मैग्नीशियम मुझे पता है एक मेटल है, और मेटल होने के साथ जब वो ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो क्या बना देगा? मेटल का ऑक्साइड। और मेटल यहाँ पे मैग्नीशियम है तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते ही हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। आप चारकोल का एक पीस लो, उसको पेयर ऑफ टोंग से यानी कि एक चिमटे से पकड़ के रखो और फिर उसको फ्लेम के पास ले आओ या फिर किसी बर्नर के पास ले आओ। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम क्या देखेंगे कि जो चारकोल है वो बर्न होगा और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो चारकोल है, एक कोल है, इसीलिए बर्न होने पर हमें पता है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्योंकि कंबशन का प्रोसेस है तो हीट और लाइट तो ज़रूर बनेगी। अगर प्रोसेस कंबशन का है तो एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि हीट और लाइट तो रिलीज़ होने वाली ही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। ये जो है हमारे पास, ये कंबशन की क्या है? डेफिनेशन है। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ हीट देने के लिए, इसको कहते हैं कंबशन। तो इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लो कि कंबशन क्या होता है। और वो सब्सटेंस जिसका कंबशन हो रहा होता है, यानी कि कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हवा की प्रेजेंस में, हवा में भी तो ऑक्सीजन है, जब जलेगी और हीट देगी तो उसको कंबशन कहते हैं। और जो भी सब्सटेंस हमने कंबशन करने के लिए रखा है वो सब्सटेंस हो गया कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस का जो कॉमन नाम है वो क्या दिया जाता है? फ्यूल।
और कभी कभी लाइट भी निकलती है ड्यूरिंग कंबशन, ईदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो, या तो उसकी फ्लेम निकलेगी या फिर एक ग्लो प्रोड्यूस होगा। जितनी भी रिएक्शंस हमने अबव ऊपर देखी उसमें मैग्नीशियम और चारकोल जो है वो दोनों ही कंबस्टिबल सब्सटेंस थे। कंबस्टिबल सब्सटेंस कैसे थे? क्योंकि इन्होंने बर्न होने पर हीट भी दी और लाइट भी दी। मुझे यहाँ पर एक चीज़ पूछ रहा है, वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमने ये पढ़ा है कि हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो क्या है? फूड है। हम जब खाना खाते हैं तब क्या होता है? इसका आंसर पहेली दे रही है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो भी खाना है वो टूट जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसके बाद हीट निकलती है उस रिएक्शन में और एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, जिसका यूज़ करके हम बॉडी के वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था। राइटली सो, इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। वी लर्न दैट इन क्लास 7 एंड द चैप्टर वॉज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। Next, move to activity 6.1. Collect some materials like straw, matchstick, kerosene oil, paper, iron nails, stone piece, glass, etc. ये सारे के सारे मटेरियल्स आपको कलेक्ट करने हैं। अपने टीचर के प्रेजेंस में ये एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। हर एक चीज़ को एक एक बार जला के देखना है। अगर कंबशन होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, कंबशन का प्रोसेस है और ये सही माना जाता है तो आप लिखेंगे कंबशन में टिक, अदरवाइज़ आप नॉन कम्बस्टिबल को टिक कर देंगे। अगर मैं वुड की बात करूँ तो वुड का मुझे पता है कि जब वुड बर्न होगी तो हीट भी प्रोड्यूस करेगी, लाइट भी प्रोड्यूस करेगी, तो ये कम्बस्टिबल है। पेपर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाता है, लेकिन आयरन नेल्स जो हैं वो जो लोहे की कीलें होती हैं वो तो नॉन कम्बस्टिबल में आएंगी। कैरोसिन ऑयल एक बहुत अच्छा फ्यूल है तो ये किस में आएगा? कम्बस्टिबल में। जो स्टोन पीस है वो आ जाएगा नॉन कम्बस्टिबल में। चारकोल किस में आएगा? कम्बस्टिबल में। मैचस्टिक कम्बस्टिबल में, स्ट्रॉ भी कम्बस्टिबल थी, और ग्लास किस में आ जाएगा? नॉन कम्बस्टिबल में आ जाएगा। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेज विच आर कम्बस्टिबल? यहाँ पर हमने बहुत सारे कम्बस्टिबल सब्सटेंस देखे हैं, आपको एज इट इज टिक लगाना है। मैंने यहाँ पे नहीं लिया टिक क्योंकि थोड़ा सा मेसी हो जाएगा, फिर टेबल समझने में दिक्कत होगी। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कम्बस्टिबल? तो हमें पता है जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स, रबर, प्लास्टिक, कोल, बैम्बू एक्सेट्रा, दीज आर सम ऑफ द सब्सटेंसेज विच आर कम्बस्टिबल, यानी कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न भी होंगे और हीट भी रिलीज़ करेंगे। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस। अब कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसको होने के लिए किसी न किसी तरह की कंडीशंस की ज़रूरत है। अब वो क्या क्या कंडीशंस होती है उसके बारे में हम एक्टिविटी 6.2 में अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बी, केयरफुल व्हाइल होल्डिंग बर्निंग कैंडल। जब भी आप ऐसी कोई एक्टिविटी करें तो टीचर के सामने ही करें। आपको क्या करना है, एक टेबल पर एक जली हुई कैंडल को रख देना है। Put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें टेबल पर एक कैंडल जला के रखनी है। हमें कैंडल के ऊपर एक ग्लास चिमनी रख देनी है, एक बीकर रख देना है, ठीक है, ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स। और हमें वुडन ब्लॉक्स के ऊपर रख के काम करना है इस तरीके से कि जो एयर है वो चिमनी में एंटर होती रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वुडन ऐसा प्लेट ले लिया है, उसके ऊपर कैंडल को रखा है और यहाँ पे नीचे जो स्पेस है इसमें से एयर एंटर हो सकती है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो ये देखेगा कि जो हवा है वो बर्निंग के लिए बहुत एसेंशियल है। अगर कहीं पर हवा नहीं है तो वहाँ पर जो बर्निंग का प्रोसेस है, किसी भी चीज़ को जलाने का प्रोसेस है, वो नहीं हो पाएगा। ऑब्जर्व दैट हैपन्स टू द फ्लेम। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब आपको ये सब ऑब्जर्व करना है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट केस में ए पार्ट में तो हमने इतनी जगह छोड़ दी कि हवा आराम से एंटर हो सके उस चिमनी के अंदर और कैंडल आराम से जल रही थी। बी पार्ट में हमने क्या देखा, ब्लॉक्स को रिमूव कर दिया और चिमनी को अकेला रहने दिया टेबल पे। हम क्या देखेंगे, इस एक्टिविटी को अगर एक आसान लैंग्वेज में मैं बताऊं तो देखो, जो ए पार्ट है उसमें हमने चिमनी तो रखी है कैंडल के ऊपर, लेकिन कैंडल बर्न कर रही है। कैंडल कैसे बर्न कर रही है, क्योंकि एयर की सप्लाई प्रॉपर मिल रही थी कैंडल को बर्न करने के लिए, फ्लेम आ रही थी कैंडल की। बी में हमने क्या करा, थोड़ी बहुत एयर की सप्लाई कट ऑफ कर दी। जब एयर एंटर ही नहीं करेगी चिमनी से, अब नीचे से कोई रास्ता नहीं है कि एयर एंटर कर सके, तो जो फ्लेम है ना वो धीरे धीरे झपझपाने लगेगी और स्मोक प्रोड्यूस होगा और वो अपने आप बुझ जाएगी। सी पार्ट में तो हमने ऊपर से भी बंद कर दिया, अच्छे से इसको टाइटली बंद किया, तो हमने क्या देखा, जो फ्लेम है वो तो बंद ही हो जाएगी क्योंकि एयर अवेलेबल नहीं है। तो यहीं पे आपको ऑब्जर्व करना था,
तीनों केसेस में। व्हाट हैपन्स इन द 3 केसेस मैंने बताया। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, हमने देखा कि बी केस में जो फ्लेम है वो धीरे धीरे बुझने लगी थी। डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, हाँ वो फ्लिकर भी होगी, बुझने भी लगेगी और स्मोक भी निकलेगा। डज इट बर्न अनअफेक्टेड, कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। इस एक्टिविटी से ये क्लियर हो जाता है कि जो एयर है वो बर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है, बर्निंग के प्रोसेस के लिए एयर बहुत ज़रूरी होती है। वी फाइंड दैट द कंबशन एयर इज़ नेसेसरी, और हमें ये भी पता है कि अगर कंबशन है तो एयर भी ज़रूरी है, क्योंकि एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो बर्निंग का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ए केस में व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो, तो फ्लेम फ्लिकर होगी और स्मोक प्रोड्यूस होगा। और केस सी में क्या होगा, जो फ्लेम है वो फाइनली बंद हो जाएगी क्योंकि एयर अवेलेबल नहीं थी। तो इस एक्टिविटी को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम पढ़ते हैं बूझों की बातों को। वी हैव रीड दैट सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, हमने पढ़ा है कि जो सूरज होता है वो अपनी खुद की हीट, अपनी खुद की गर्मी और लाइट देता है। क्या ये भी एक तरीका का कम्बशन है? तो इसका आंसर होगा इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। सन में क्या होता है, हीट और लाइट जब प्रोड्यूस होती हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होती है, जिसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 6.3 को। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। हम एक तवे के ऊपर क्या करेंगे, एक जलती हुई लकड़ी का पीस या चारकोल का पीस रख देंगे, उसको हमें ग्लास जार से ऊपर से कवर कर देंगे या टम्बलर से कवर कर देंगे, और वो जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा, क्या चारकोल बर्न करना बंद हो गया? कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप्स बर्निंग, क्या आप किसी रीज़न के बारे में बता सकते हैं कि वो बर्न करना कैसे बंद हो गया? तो आप इसका आंसर देंगे येस द पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम व्हेन इट इज़ कवर्ड विद अ ग्लास जार और टम्बलर। अगर आपने जलते हुए वुडन के पीस के ऊपर ग्लास जार या टम्बलर रख दिया तो क्या होगा, आप नीचे से तो जला रहे हो उसको, लेकिन एक्चुअली में एयर की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। द पीस ऑफ बर्निंग वुड या चारकोल कीप्स ऑन बर्निंग टिल देयर इज़ एयर अवेलेबल इनसाइड द ग्लास जार और टम्बलर। टम्बलर में जो बची कुची ऑक्सीजन, जो बची कुची हवा थी, उसको यूज़ करके फ्लेम जलती रही, लेकिन एक बार वो सब फिनिश हो गई, क्योंकि बर्निंग के लिए एयर ज़रूरी है। उसने सारी एयर को खा लिया और अब एयर ख़त्म हो गई है, आपने ऊपर टम्बलर रख दिया है। एज सून एज द अवेलेबल एयर गेट्स कंज्यूम, जैसे ही जितनी भी एयर अवेलेबल थी वो कंज्यूम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बर्निंग भी बंद हो जाएगी, और जो जार या टम्बलर है उसमें एयर की सप्लाई नहीं होगी तो वुड और चारकोल भी बर्न होना बंद हो जाएगा। यू माइट हैव हर्ड व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज़ कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, कैन यू गेस वाई। आपने ये सुना होगा कि जब भी किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको एक कंबल से लपेट दिया जाता है, कंबल से ढक देते हैं उस पर्सन को। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि जैसे ही आप कंबल उड़ा दोगे ना तो क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई एयर के साथ थी, जो कि बर्निंग के प्रोसेस को साथ दे रही थी या बर्निंग के प्रोसेस को करवा रही थी, अगर हम सारी की सारी ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देंगे, जो कि हम एक कंबल को लपेट कर करेंगे, तो फायर जो है वो एकदम से बुझ जाएगी। क्योंकि जब ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं है, एयर ही अवेलेबल नहीं है, तो बर्निंग का प्रोसेस कैसे होगा, और वो जो पर्सन है उसकी जान भी बच जाएगी। तो ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लोथ्स कॉट फायर, एकदम सही प्रोसेस है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, डज अ मैच स्टिक्स बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न। क्या आपको पता है जो माचिस की तिल्ली होती है वो कैसे बर्न करती है? क्या वो अपने आप ही बर्न करने लगती है? नहीं, मैच स्टिक डज नॉट बर्न ऑन इट्स ओन, अपने आप बर्न नहीं कर सकती। व्हेन इट इज़ रब अगेंस्ट द साइड ऑफ अ मैच बॉक्स देन इट बर्न्स, जब तक आप माचिस की तिल्ली को उसके बॉक्स के साइड में रब नहीं करोगे जब तक वो बर्न नहीं होती। डज अ मैच स्टिक बर्न ऑन इट्स ओन, हाउ डज इट बर्न, क्या वो अपने आप हो जाती है बर्न? इसके बारे में हमने पढ़ लिया। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट, अगर मैं एक जलती हुई माचिस को एक लकड़ी के पास ले आऊँ तो क्या होगा, क्या वो बर्न करने लगेगा? यहाँ पर एक पॉइंट मिस हो गया है। हमें पहले क्या करना है, एक माचिस लेकर आनी है जलती हुई, उसके बाद हम उसको पेपर के पीस के पास लाएंगे। हम थोड़ी देर में ही देखेंगे कि जो पेपर है वो जलना शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं एक वुड के पास यही सेम काम करूँगी, यानी कि एक मैच स्टिक को लेकर आऊँगी, जलती हुई मैच स्टिक को, तो क्या होगा, वुड जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। इग्निशन टेम्परेचर यानी कि अभी उसको और हीट की ज़रूरत है, जितनी हीट मैच स्टिक उसको नहीं प्रोवाइड कर पा रही। इट हैज़ हाई इग्निशन टेम्परेचर एंड इट रिक्वायर्स टू बी हीटेड फॉर लॉन्गर टाइम्स टू स्टार्ट इट्स बर्निंग। अगर मुझे वुड को जलाना है तो मुझे उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ताकि उसकी बर्निंग शुरू हो सके। लाइटेड मैच स्टिक एक्सटिंग्विश बिफोर द वुड कैन रीच इट्स
इग्निशन टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, उतना टेम्परेचर तो सब्सटेंस को देना ही पड़ेगा उसकी बर्निंग को स्टार्ट करवाने के लिए। अगर आप उतना टेम्परेचर नहीं दोगे तो वो कोई भी सब्सटेंस है वो जल नहीं पाएगा। अब जो पेपर का पीस है वो एक्चुअली में क्या है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, यानी कि थोड़ी सी हीट देने पर ही जैसे वो हीट पकड़ लेता है बर्न करना शुरू कर देता है। लेकिन वुड का इग्निशन टेम्परेचर हाई है, जब तक उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचेगा तब तक मैच स्टिक क्या होगी, बुझ जाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बर्न नहीं हो पाएगा। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? तो आपने देखा है जब भी लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं हम, तो हम क्या करते हैं उसमें पेपर और कैरोसिन ऑयल डाल देते हैं, क्योंकि ये सब फ्यूल्स हैं, उसको जलने में मदद करेंगे। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? क्या आपने कभी जंगलों में आग लगना सुना है? अपने आप जंगलों में आग कैसे लग जाती है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई गैसेस कैच फायर। जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जंगलों में तो क्या होता है, जितनी भी सूखी घास होती है उसमें आग लग जाती है, और घास से क्या होता है वो ट्रीज़ पर स्प्रेड हो जाती है, सब जगह फैल जाती है जंगल में, और जो पूरा फॉरेस्ट होता है वो जल जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स, और ऐसी आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर आप रीज़न्स बता सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर किस वजह से हो जाता है। तो रीज़न्स में आप लिखेंगे स्पॉन्टेनियस बर्निंग ऑफ ड्राई ग्रासेस ड्यू टू एक्सट्रीम हीट ऑफ समर। जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, जितनी भी सूखी घास होती है जंगल में वो हीट पकड़ लेती है और बर्न करने लग जाती है। लाइटनिंग्स, बिजली कड़कने से ऐसा हो सकता है। थर्ड होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब कि throwing away of burning pieces of बीडीज एंड सिगरेट्स एंड bonfires left unextinguished एक्सेट्रा। यानी कि मान लीजिए किसी ने जलता हुआ सिगरेट का कुछ फेंक दिया और ड्राई ग्रास ने वो पकड़ लिया तो भी फॉरेस्ट फायर लग सकती है। Does this experience tell you that different substance catch fire at different temperature? क्या इस एक्सपीरियंस से आपको समझ में आया कि अलग अलग सब्सटेंस का अपना अपना एक इग्निशन टेम्परेचर है। इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन यहाँ पे हमें दी है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पर एक सब्सटेंस बर्न होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो इग्निशन टेम्परेचर तो मिलना ही चाहिए। अगर उससे कम टेम्परेचर दिया तो वो बर्न नहीं होगा, उससे ज़्यादा दिया तो भी बर्न हो जाएगा, लेकिन उससे कम नहीं मिलना चाहिए। तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वो सबसे कम सब्सटेंस जिस पर कोई भी सब्सटेंस आग को पकड़ लेता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। हर सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन रूम टेम्परेचर? अगर आपने एक माचिस की डिब्बी को रूम टेम्परेचर में रखा है तो आपको समझ में आया कि उसको आग क्यों नहीं लगती है। वाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? अगर मुझे माचिस को जलाना है तो मुझे उसको मैच बॉक्स के साइड में रगड़ना क्यों पड़ता है? क्योंकि जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेज हैं वो कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एट इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से बहुत कम है। इग्निशन टेम्परेचर जब तक नहीं मिलेगा बर्निंग स्टार्ट ही नहीं होगी। सो व्हेन द मैच स्टिक इज रब्ड ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स, तो फ्रिक्शन की वजह से ही जब भी हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिससे इग्निशन टेम्परेचर में पहुंचने में आसानी मिलती है और बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। द हिस्ट्री ऑफ द मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड। मैचस्टिक माचिस के बारे में अगर आप जानें तो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 5000 साल पहले जो छोटे छोटे पीसेज होते थे पाइन वुड के, उनको डिप किया जाता था सल्फ़र में और उनको एशियंट इजिप्ट में मैचेस की तरह यूज़ किया जाता था। जो मॉडर्न सेफ्टी मैच है वो 200 साल पहले ही बनी है। A mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of match made of suitable wood. When struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. एक्चुअली में होता क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस में थोड़ी सी ग्लू मिलाई जाती है, स्टार्च मिलाया जाता है और मैचस्टिक जो होती है, जो एक लकड़ी की माचिस है, उसके ऊपर इस स्लेब को लगा दिया जाता है और जैसे एक रफ उसको सूखने दिया जाता है, जैसे एक रफ सरफेस से उसको रगड़ोगे तो वाइट फॉस्फोरस को अपना इग्निशन टेम्परेचर मिलते ही वो बर्न करने लग जाएगा। जब भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो हीट तो रिलीज़ होती है। अगर आप अपनी पाम्स को आपस में ज़ोर ज़ोर से रगड़ोगे तो आप देखोगे ये भी एक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन होने से क्या होगा, हीट क्रिएट होगी। अपने चीक्स को अगर आप टच करेंगे तो आपको हीट फील होगी क्योंकि फ्रिक्शन ने हीट जनरेट की है। और यहाँ पर भी जैसे ही हम उसको रगड़ेंगे किसी रफ सरफेस से मैचस्टिक को, तो उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन से निकलती है हीट।
However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches और for the users. लेकिन जो भी लोग matches वगैरह को बनाते हैं उनके लिए थोड़ा सा dangerous काम हो जाता है. These days the head of the safety match contains only antimony trisulfide and potassium chloride. इसीलिए safety की वजह से मैच स्टिक जो होती है उसके सिर के ऊपर सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का मिक्सचर लगाया जाता है. द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास. जो रबिंग सरफेस होता है उसके ऊपर क्या लगा होता है? पाउडर्ड ग्लास लगा होता है. ग्लास का चूरा होता है और एक लिटिल रेड फॉस्फोरस होता है विच इज़ मच लेस डेंजरस, जो कि थोड़ा कम डेंजरस होता है. वाइट फॉस्फोरस ज़्यादा डेंजरस होता है रेड फॉस्फोरस के मुकाबले. सेफ्टी की वजह से हम अब रेड फॉस्फोरस को यूज़ करते हैं. When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus get converted into white phosphorus. जैसे ही आप मैस्टिक को रब करोगे रबिंग सरफेस पर तो क्या होगा? जो रेड फॉस्फोरस है उसका कुछ पार्ट वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होने लगेगा. और जैसे ही रिएक्शन होगी पोटेशियम क्लोरेट की इन द मैस्टिक हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबशन. वही स्टेप दोबारा बताया है कि वैसे ही आग पकड़ेंगे जैसे ही फ्रिक्शन क्रिएट होगा और हीट मिलेगी. तो हमने ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ देखी उससे